हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा वेलकम अगेन जी। आज बेटा इस टॉपिक का, कोलिजन वाले टॉपिक का भी, और जो पूरा वर्क पावर एंड एनर्जी अपना चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर का भी लास्ट लेक्चर है। टॉपिक जो है छोटा ही है, ये कवर अप करके उसके बाद फिर हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स, वो भी चलो जितने के होंगे 2-4। बाकी आपको पता ही है मेन न्यूमेरिकल्स फिर हम कहाँ डिस्कस करते होते हैं, वो तो फिर हम लाइव में डिस्कस करेंगे। ओके, तो कोलिजन्स में बेटा एक आपने किया इलास्टिक कोलिजन इन 1D, फिर कर दिया इन इलास्टिक कोलिजन इन 1D। अब कभी कभी जरूरी नहीं है हर बार जब कोलिजन हो तो सेम लाइन में रहे, वो कोलिजन होके इधर उधर भी जा सकते हैं। अब उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो दोनों डिस्कस किए जाते हैं बेटा, इलास्टिक कोलिजन इन 2D भी डिस्कस कर सकते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2D भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ इलास्टिक कोलिजन को 2D में करेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन का जो 2D वाला केस होगा वो वैसी न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा। फिलहाल जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये न्यूमेरिकल्स में आने के लिए ही डिस्कस कर रहे हैं। स्कूल एग्जाम में इलास्टिक कोलिजन इन 2D के चांसेस कम होते हैं, या इन इलास्टिक कोलिजन 2D के, फिर भी चलो इलास्टिक कोलिजन इन 2D तो करवाते ही आपको। तो इसमें बस डिस्कशन है बेटा, कैसे कैसे कंपोनेंट रिजॉल्व होंगे, कैसे कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कैसे कैसे इक्वेशन हमने लगानी है, बस उन चीज़ों को डिस्कस कराने के लिए कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, मतलब सेम लाइन में नहीं रहेंगे ऑब्जेक्ट्स। वही अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक M1 और एक M2। तो हेडिंग डाल लो बेटा, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन है, पता ही आपको इलास्टिक कोलिजन होगी तो पहली बात मोमेंटम तो कंजर्व करवानी कराना है, जो मर्जी हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, लीनियर मोमेंटम तो आपका लीनियर मोमेंटम तो बेटा कंजर्व्ड ही रहेगा ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो भैया, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड ही रहेगा। इलास्टिक कोलिजन बोल दिया तो इसमें कोलिजन के दौरान काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, यह हमें क्लियर है ना। काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इलास्टिक कोलिजन होगी तो उसकी खास बात, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगी। लीनियर मोमेंटम तो अगर ये इलास्टिक ना भी होता तो भी कंजर्व्ड ही रहता। अब इन बातों का बीच में कुछ यूज भी हो सकता है, बाकी सिचुएशन या कह लो हमारी जो स्थिति है वो यही है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लेते हैं M1, ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास मान लेते हैं M2। M2 को हम एट रेस्ट मान रहे हैं, जरूरी नहीं है ये रेस्ट पे ही हो, ये भी खुद भी चल रहा हो सकता है। अभी फिलहाल हम इसको स्ट्रेट लाइन में मान रहे हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो टेढ़े भी आ सकते हैं। ओके, अभी फिलहाल इसको स्ट्रेट लाइन में माना क्योंकि इसको रेस्ट पे माना। आगे ये एक इधर उधर चले जाएंगे, आगे 2 डायमेंशनली इन्होंने जाना है। तो M1 पीछे से आता है भाई, चल रहे हैं, मान लो U1 से, ये रेस्ट पे ही है। इसकी स्पीड कितनी है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है भाई? 0 है। ये रेस्ट पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0। ओके, तो ये इसकी वेलोसिटी U2 होगी, इसकी वेलोसिटी U1 होगी। U2 को हमने फिर क्या मान रखा है? 0 मान रखा है। ये सिचुएशन है जी। ये इसको टक्कर मारता है और टक्कर लगने के बाद ये सेम लाइन में नहीं रहते हैं, ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाता है और ये कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में चले जाता है, यानी 2 डायमेंशनली मूव कर जाते हैं। ये आपका
पहले वाला मान लो, और ये जी आपका दूसरे वाला मान लो। तो ये m1 है, ये भी क्या हो गया, m1 हो गया, ये m1 है जी, ठीक है, ये m2 हो गया। अब बेटा कोलिजन के बाद मान लो इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, और कोलिजन के बाद इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई। तो जो भी है आपके सामने है ना, सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दी गई है। क्या क्या है अपने पास, एक तो भाई m1 और m2 है ना, इसके आगे लिख दो मासेस ऑफ टू पार्टिकल्स m1 एंड m2, u1 एंड u2। u2 क्या है, 0 है। ये क्या हुई बेटा, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज, इसके सामने लिख लो, ये होगी इनकी इनिशियल वेलोसिटीज, m1 m2, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी, एंड v1 एंड v2 ये क्या होगी बेटा, फाइनल वेलोसिटीज। कुछ जो भी है उसके बारे में अब लिख लो, और पता होना चाहिए ना कौन सी चीज क्या है। v1 v2 हो गया। अब बेटा कोलिजन के बाद ये 2 डायमेंशनली गए हैं, तो एंगल पे गए ना, इस एंगल को भी कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है आफ्टर कोलिजन। जिन एंगल्स पे गए ये θ1 ये θ2। अब इस लाइन को क्या मान लो, x एक्सिस मान लो। ये वाली लाइन को क्या मानेंगे फिर, y एक्सिस मान लेंगे। तो भाई ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक है। थोड़ी जगह भी बचानी है इक्वेशन लिखने के लिए, डायग्राम बड़ा ही बन गया। एक x एक्सिस हो गया, एक क्या हो गया आपका y एक्सिस बेटा, एक x एक्सिस और दूसरा y एक्सिस। ये हुआ x एक्सिस, और ये वर्टिकल वाला जो हो जाएगा इसको मानेंगे फिर हम y एक्सिस। अंडरस्टूड है, ये x एक्सिस गया और ये हो गया आपका y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस। थोड़ा ध्यान से सुनना, रिजॉल्व करते हैं, वेलोसिटीज को रिजॉल्व करना पड़ेगा इसको। इनिशियली तो सारी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में भाई, x डायरेक्शन में। इनिशियली सिर्फ u1 है, वो x एक्सिस में है। u2 तो 0 ही है, सेकंड पार्टिकल तो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। कोलिजन होने के बाद अब बेटा ये जो वेलोसिटी है ना पूरी तरह से x में है, ये ना पूरी तरह से y है, इसके 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो हमने इसके 2 कंपोनेंट कर दिए। ये इसका x कंपोनेंट हो रहा है और ये वाला इसका y कंपोनेंट दिखाई दे रहा होगा। ऐसे इसके भी 2 कंपोनेंट कर दिए v2 के। ये बेटा जी इसका x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट, ठीक है जी। ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। तो डायग्राम अब तक भाई क्लियर होगा। ये जो रिजॉल्व करने सिखा रहा हूं ना बेटा, ये आर्टिकल का तो चलो आर्टिकल हो जाएगा, डिस्कशन की डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन यहां पे जो हम कर रहे हैं वो करना आ गया तो आगे न्यूमेरिकल्स में, फिर न्यूमेरिकल्स में कई सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां पे रिजॉल्व वगैरह करना होता है, तो वहां पे इस चीज का फायदा होगा, यहां पे सीखी हुई चीज का। थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये पैरेलल लाइन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये θ1 है तो ये भी क्या आ जाएगा, θ1 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ये θ2 है तो ये भी क्या आ जाएगा, θ2 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब रिजॉल्व कर लो। v1 का ये कंपोनेंट भैया कॉस कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस कंपोनेंट। तो v1 कॉस θ1, ये वाला होगा साइन कंपोनेंट। ध्यान से लिख लेना, v1 साइन θ1। हेडिंग तो आपने लिखी ली होगी यार, हेडिंग मिटा ही देता हूं, कचामच सा मच गया है ना। अब ये हेडिंग वाली पोर्शन मिटा दिया हमने, अब आराम से लिखेंगे उसको, v1 साइन θ1, ये v1 कॉस θ1 और ये आ गया आपका v1 साइन θ1
ऐसे बेटा जी v2 के दो कंपोनेंट किए, v2 cos थीटा 2, v2 sin थीटा 2। सारी स्थिति तुम्हारी आंखों के सामने है, ये सिचुएशन है भाई। अब लगाना यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे हम ओवरऑल लगाने की बजाय एक्स डायरेक्शन का पहले और वाई डायरेक्शन का बाद में, मतलब दोनों एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन की अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे। तो लिखो भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पूरा लिख लेना। मैंने एलएम लिख लिया भैया, आगे जगह खत्म हो गई थी, हमने इसलिए इसको एलएम लिख दिया, आप इसको लीनियर मोमेंटम पूरा लिख लेना। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम, बेटा पहले मैं लिख रहा हूं किसके लिए? एक्स एक्सिस के लिए। ध्यान से सुनना, अगर मैं एक्स डायरेक्शन को देखता हूं, एक्स डायरेक्शन को कोलिजन होने से पहले, वही कहता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो ये कहता है इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मैं पहले एक्स एक्सिस का देख रहा हूं, कोलिजन होने से पहले पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा था? एक्स में जा रहा था ना, तो इसका सारा मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में ही था, सारा का सारा मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में था। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम था m1 u1। इनिशियली एक्स डायरेक्शन में क्या मोमेंटम था? m1 u1 बेटा जी। अब देखना, इनिशियली एक्स डायरेक्शन में m1 u1 था, फाइनली टक्कर लगने के बाद इसके पास भी मोमेंटम है, इसके पास भी मोमेंटम है। पहले तो रेस्ट पे थे ना भाई, तो इसलिए टक्कर लगने से पहले इसके पास एक्स डायरेक्शन में m1 u1 था, इसके पास तो ना x में था y था, तो m1 u1 प्लस 0 करना था, 0 मैंने लिखा नहीं। इनिशियल मोमेंटम m1 u1 है, फाइनल मोमेंटम x डायरेक्शन वाला देखना है बस। तो दो पार्टिकल हैं, इसके पास x डायरेक्शन में जो मोमेंटम है, इसकी वेलोसिटी ये है ना x डायरेक्शन वाली, तो मास इंटू वेलोसिटी m1 इंटू v1 cos थीटा 1। बात को समझो, फिर से बोल देता हूं, x डायरेक्शन में टक्कर लगने से पहले जो मोमेंटम था वो था m1 u1, टक्कर लगने के बाद में जो मोमेंटम है x डायरेक्शन में, आफ्टर कोलिजन, x डायरेक्शन का मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है? v1 cos थीटा 1, मास से मल्टीप्लाई कर दिया m1 v1 cos थीटा 1। ऐसे बेटा दूसरा पार्टिकल की भी x डायरेक्शन में अब कुछ तो वेलोसिटी है ही है, तो इसके लिए लिख देंगे m2, उसका मास m2 है और वेलोसिटी है v2 cos थीटा 2। बात को समझो, दिक्कत हो तो भैया दोबारा देखो, लेकिन ये इक्वेशंस ऐसे लिखनी भी आनी चाहिए, काम आएंगी। ऐसे आपको इक्वेशंस बेटा जी लिखनी आनी चाहिए। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन। क्या बन गई जी? आपकी फर्स्ट इक्वेशन। यहां पे 3-4 इक्वेशन बनेगी मेरे भाई, ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब वाई डायरेक्शन में भी मोमेंटम कंजर्व करवा ले यार। मैंने बोला मोमेंटम कंजर्वेशन किसके लिए? फॉर वाई एक्सिस। 2 बार लगा रहा हूं ना, लगा तो कह रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही लगा रहा हूं, ये देख। अब वो 2 बार लगा रहा हूं, एक बार एक्स एक्सिस पे, एक बार वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस में लगाएंगे जब हम, तो कोलिजन से पहले, बिफोर कोलिजन, यानी इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में है ही नहीं। ये जो पार्टिकल है जाई एक्स में रहे, सारा मोमेंटम एक्स में था, तो इसके पास मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन 0 है, और दूसरा पार्टिकल तो वैसे ही रेस्ट पे है, उसके पास वाई डायरेक्शन में छोड़ एक्स डायरेक्शन में नहीं है। तो वाई डायरेक्शन में जब मैंने लगाया तो ना तो पहले के पास है ना ही दूसरे के पास है बेटा, ये 0 आ गया, कोई मोमेंटम नहीं है उसके पास, ना एक्स एक्सिस में ना वाई एक्सिस में। तो इनिशियली मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज 0। फाइनली अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो ठीक है, उसके पास देख वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है। जब वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम भी आएगा। तो लिख ले, इसका मोमेंटम आ गया मास इंटू वेलोसिटी, मास इसका m1, वेलोसिटी इसकी v1 sin थीटा 1। अब दूसरे को देख लो, दूसरे के पास भी यार वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है, बिल्कुल है।
क्योंकि उसके पास वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। लेकिन मेरे भाई ध्यान से देखना, ये मोमेंटम पॉजिटिव डायरेक्शन में था, लेकिन ये वेलोसिटी नेगेटिव में है, इसलिए मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा -m2 इंटू v2, मास m2 हो गया, वेलोसिटी होगी v2 साइन थीटा 2। बार बार बोलता हूं, बात को समझो, यहां पर आर्टिकल का आर्टिकल, रिजल्ट के रिजल्ट जो आए नहीं है वो तो आएंगे आएंगे, लेकिन जो रिजॉल्व करना सिखा रहे हैं ना भाई, ये आपको आगे न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएगा। तो पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है? 0 इज इक्वल टू m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2। इसको इधर भी ले जा सकते हो, नहीं तो इसी को इक्वेशन नंबर 2 भी लिख सकते हो मेरे भाई। अब अगली बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने बोला वो तो लगता ही लगता है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन थी ना, हेडिंग चेक कर लेना क्या थी? इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन तो यूज हो गई, इलास्टिक थी। अब इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इलास्टिक कोलिजन में मेरे भाई काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। तो आगे क्या लिखोगे? अल्सो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि दूसरा वाला पार्टिकल रेस्ट पे मान रखा है तो उसके पास 0 है, पहले के पास हाफ m1u1 स्क्वायर है। दूसरे वाले पार्टिकल के पास भैया काइनेटिक एनर्जी की कोई रिजॉल्व नहीं कर सकते, काइनेटिक एनर्जी वैसी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको तो वैसे ही मैं क्या लिख दूंगा? हाफ m1v1 स्क्वायर पहले वाले की, हाफ m2v2 स्क्वायर दूसरे वाले की, और क्या बन गई ये? इक्वेशन नंबर 3। तो तुम्हारे पास मेरे भाई 3 इक्वेशन है। इक्वेशन 1 ओके जी, इक्वेशन 2 या फिर इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को थोड़ा और इजी कर देते हैं, हाफ 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 तो देखो कैंसिल ही हो रहा है ना, तो इसको एक स्टेप और बढ़ाकर ऐसे लिख देते हैं कि m1u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। तो ये होगी बेटा जी आपकी इक्वेशन 3 होगी। ठीक है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 लाल डिब्बों में डाल लेते हैं इनको। तो एक हो गई इक्वेशन 1, एक हो गई इक्वेशन 2, एक हो गई इक्वेशन 3। अब अगली बात बेटा, टारगेट चेक करो कि इसको करते वक्त आपका टारगेट क्या है। जैसे इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन की, तो हमने बोला भैया हमारा टारगेट है एक तो E1 प्रूव करेंगे, एक V1 V2 कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पे टारगेट क्या है? कोलिजन के बाद एंगल आ रहे हैं, एक तो टारगेट ये हो सकता है यार एंगल निकालो, कोलिजन के बाद कितने एंगल पे जा रही है वो निकालो। या फिर टारगेट क्या हो सकता है? V1 V2 हो सकता है कि कोलिजन के बाद की क्या निकाल लो भैया, V1 V2 निकाल लो। अब पॉइंट को समझो, यहां पे अपने पास 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होगी? V1 एंड V2 पता नहीं है, निकालनी है ना, तो ये अननोन में चले गया। आफ्टर कोलिजन ये कितने एंगल पे जाएंगे पता नहीं है। θ1 और θ2 2 अननोन एंगल्स हो गए और 2 अननोन वेलोसिटीज हैं। बाकी गिवन क्वांटिटीज हैं, m1 m2 गिवन में आ गया। ये जो इक्वेशंस बेटा यूज हो रही है ना, इसमें m1 m2 गिवन क्वांटिटीज में आ गया, u1 u2 गिवन क्वांटिटीज में आ गया, u2 तो 0 है, u1 भी गिवन क्वांटिटीज में आ गया, m1 m2 भी गिवन क्वांटिटीज में आ गया। कोलिजन के बाद जो हुआ वो अननोन है भाई, v1 v2 अननोन है, और एंगल कितने कितने पे जाएंगे, θ1 θ2 वो भी अननोन है। तो पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि हमारे पास 4 अननोन्स हैं। वी आर हैविंग 4 अननोन क्वांटिटीज। पॉइंट को समझना, लिखना हो लिखना। इस वक्त सिचुएशन में हमारे पास 4 अननोन क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी भाई? एक तो V1 V2
थीटा 1, थीटा 2। सो दीज आर द 4 अननोन क्वांटिटीज। लेकिन इक्वेशन है अपने पास 3। अब ये मैथ्स का भाई रूल है कि अगर आपके पास 2 अननोन्स हैं, 2 अननोन, तो उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम मिनिमम 2 इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन से 2 अननोन थोड़े निकल लेंगे। तो 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन चाहिए भाई। अगर 3 अननोन्स हैं, x1, x2, x3 या x, y, z, इफ वी आर हैविंग 3 अननोन क्वांटिटीज, तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए कम से कम 3 इक्वेशंस लगेंगी। कम से कम 3 इक्वेशंस लगेंगी। अब यहां पर अननोन है 4, तो वही मैथ्स का रूल, 4 को सॉल्व करने के लिए भाई 4 इक्वेशन लगेंगी। इक्वेशन कितनी बना पाए हम? 3 ही बना पाए। तो भाई इन 3 इक्वेशन से ये चारों सॉल्व नहीं होते भाई, हो ही नहीं पाएंगे। अब अगली बात है, अब इनको निकालना हो तो क्या करेंगे? तो निकल जाएंगे बेटा अंडर सम स्पेशल कंडीशंस। मतलब अगर आपको कुछ स्पेशल कंडीशन दे दे तो फिर इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी, उससे चलो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। तो पहला टारगेट तो यार हमारा अभी तक का जो काम करने का था उसमें यही था कि यार तुम्हें रिजॉल्व करना आए, इक्वेशन बनानी आए। थोड़ा ध्यान से देखो, आराम से करा रहा हूं मैं। तो इक्वेशन बनानी आ जाए, रिजॉल्व करना आ जाए, सिचुएशन क्रिएट करनी आ जाए, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में भी काम आने वाली है। अब दूसरा टारगेट ये है v1, v2, थीटा 1, थीटा 2 कैलकुलेट करना। वो नहीं हम कैलकुलेट करेंगे, ना कर पाएंगे। हम क्या करेंगे कि v1, v2, थीटा 1, थीटा 2 कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन वो कुछ अंडर स्पेशल कंडीशंस के। तो इसके बाद हम इस पे स्पेशल केसेस लगा देंगे। कई केस डिस्कस किए जा सकते हैं, लेकिन चलो हम 2 या 3 केस आपका डिस्कस करवा देंगे। जैसे एक केस हो सकता है कि अगर M1 और M2 सेम हो, M1 और M2 सेम हो तो क्या होगा? उससे कुछ रिजल्ट निकल आएगा। या एक हो सकता है कि बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन ही हुई है, मतलब ये सीधे ही गए हैं, टक्कर लगने के बाद सीधा ही गए हैं। ये जो आ रहा था टक्कर लगी, ये भी आगे जा रहा है, ये भी आगे जा रहा है, मतलब थीटा 1 और थीटा 2 दोनों क्या है? 0 में। ओके। एक हो सकता है केस जो मैं डिस्कस करवा दूंगा, जिसमें ना ग्लांसिंग कोलिजन कहते हैं। कौन सी कोलिजन कहते हैं? ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग मतलब ये इसको आता है और हेड ऑन नहीं, साइड से टच करते हुए निकल जाता है। तो 3 केस चलो डिस्कस करवा देता हूं। एक ग्लांसिंग कोलिजन कि साइड से टच करते हुए निकला तो क्या होगा। दूसरे नंबर पर हेड ऑन कोलिजन कि बिल्कुल हेड ऑन ही हो गई तो क्या होगा। और तीसरे नंबर पर अगर तीनों के, दोनों के मासेस क्या हो जाए? सेम हो जाए, तो उससे क्या रिजल्ट निकल कर आता है वो एक बार आपको कैलकुलेट करवा देते हैं। हाँ जी बेटा। तो यार इसमें स्पेशल केसेस में मैंने क्या बोला, क्या डिस्कस करते हो? 2-3 बातें कर देते हैं, बस उनको याद रख लेना। सबसे पहला जिसको हम कह देते हैं यार ग्लांसिंग कोलिजन। अब ये सिचुएशन है, ग्लांसिंग मतलब ये सेकंड वाला यहां पड़ा हुआ है, ये इसको ग्लांस करते हुए, मतलब यहां से बस टच करते हुए निकलेगा। ओके। ये M1 है, ये वाला दोबारा M2 है जो पहले रेस्ट पे पड़ा हुआ है। बेटा जब ये ग्लांस करते हुए निकलेगा ना, खुद तो ये निकल जाएगा सीधा। ओके। खुद ये चले जाएगा सीधा। ये M1 हो गया आफ्टर कोलिजन, और इसको ऐसे टच करेगा कि ये इधर को मूव कर सकता है। ठीक है जी। ये नीचे की ओर जाएगा। सेकंड वाला बिल्कुल एंड साइड से जब टच करते हुए जाएगा ना, इसको पुश 90 डिग्री पे लगाएगा। पहले वाला तो निकल जाता है सीधा, तो थीटा 1 0 बनेगा। दूसरे वाला 90 डिग्री पे जाता होता है, वैसे इसकी स्पीड ऑलमोस्ट क्या आएगी? 0 आएगी। ओके। तो फर्स्ट सिचुएशन ग्लांसिंग कोलिजन। ग्लांसिंग कोलिजन में याद रखना थीटा 1 यानी पहला वाला जो पार्टिकल है वो सीधा निकलेगा, और ग्लांसिंग में याद रखना थीटा 2 90 होता है।
वो बात दूसरी है, अभी उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट जीरो ही आ जाएगी, लेकिन थीटा टू क्या रहता है 90 रहता है। इससे अब ये स्पेशल केस हो गया ना, आपकी इक्वेशन जो 3 है वो रिड्यूस हो जाएंगी और उसके बाद क्या बनती हैं एक बार चेक कर लो। अगर थीटा 1 बेटा 0 ही हो जाए, थीटा 1 0 हो गया तो कॉस 0 क्या होता है 1 होता है। थीटा टू 90 कर दिया हमने, थीटा टू 90 का मतलब कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो कॉस 90 से अगली वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहां बचेगा m1 v1 कॉस 0, m1 से m1 कट जाएगा, मेरे ख्याल से ये बन रहा है u1 इक्वल टू v1, बाकी आप चेक कर लेना। u1 इक्वल टू v1 बन रहा है बेटा, लास्ट वाली टर्म 0 हो रही है, m1 m1 कट रहा है, वो cos 90 और cos 0 1 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन को क्या देखते क्या बन जाएगी, थीटा 1 कितना था 0 था, तो थीटा 1 0 बेटा साइन 0 0 होता है, ये टर्म 0 हो जाएगी। ये थीटा टू 90 है, साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो m2 v2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, माइनस m2 v2 इक्वल टू 0 मतलब माइनस दूसरा चल जाएगा, m2 v2 इक्वल टू 0 बाई m2 v2 इक्वल टू 0 का मतलब लिख ही देते हैं, m2 v2 इक्वल टू 0 का मतलब m नीचे चले गया, v2 क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मतलब कि अगर ग्लांसिंग कोलिजन होती है, एक बात तो आपने ये रखनी है कि पहला वाला सीधा निकलेगा, दूसरे वाला अगर मूव करता है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे मूव करता है, पहले की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई खास चेंज नहीं आएगा, और दूसरे वाले की कोलिजन ऑलमोस्ट क्या रहेगी 0 ही रहेगी, पहले 0 थी अब भी क्या रहेगी 0 ही रहेगी, हाँ वो 90 डिग्री पे जरूर मूव करेगा। तो याद रखना बेटा, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होगे तो उसमें कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी, वो वर्ड यूज करेगा ग्लांसिंग कोलिजन, ग्लांसिंग कोलिजन की ये बातें याद रखना, थीटा 1 0 और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब दूसरी बात क्या डिस्कस कर सकते हो, अगर कोलिजन बिल्कुल क्या हो जाए हेड ऑन, हेड ऑन मतलब एन बीचों बीच ही टक्कर लगी, इसको नोट कर लेना भाई, इसको मिटा रहे हैं। सेकंड केस अगर मैं इसका डिस्कस करता हूं स्पेशल वाला, तो उसमें मैं कह सकता हूं अगर हेड ऑन कोलिजन हो तो क्या होगा, हेड ऑन मतलब बिल्कुल एन डायरेक्ट, ध्यान से सुनना, ये m2 है और ये m1, ठीक है, ये इसमें एन ठिकाने पे टक करके बीचों बीच लगता है। ऐसी स्थिति में जो आपका सेकंड पार्टिकल है बिल्कुल सीधा जाएगा। इस सिचुएशन में हम क्या कह सकते हैं, अगर कोलिजन कैसी हो जाए हेड ऑन कोलिजन मेरे भाई, तो यहां पे अब मान के क्या चलोगे, थीटा टू कितना लेना है 0, ये सीधा जाएगा बिल्कुल, दूसरे वाला सीधा टक करके आगे, पहले वाला इधर उधर जा सकता है, उसका कुछ भरोसा नहीं है। ओके, ग्लांसिंग कोलिजन में थीटा 2 90 डिग्री की गारंटी है, याद रखना, थीटा 2 90 डिग्री की गारंटी है ग्लांसिंग में। हेड ऑन में थीटा 2 0 डिग्री की गारंटी है, कुछ केसेस हैं ये याद रखनी है, आपके क्वेश्चन निपट जाया करेंगे। थीटा 2 की 0 की गारंटी है, फिर वो टक्कर खाएगा तो सीधा ही जाएगा। इससे ये स्पेशल केस हो गया, इक्वेशन आपकी रिड्यूस होंगी, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेंगे। जैसे अगर यही मैं लगाता हूं थीटा 2 इक्वल टू 0 लगा देता हूं, तो ये 0 हो गया, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, थीटा 2 0 कर दिया ना मेरे भाई, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो पहली वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी m1 u1 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इसके साथ cos थीटा 1 भी था यार, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2। जो दूसरी इक्वेशन है थीटा 2 कितना किया भाई हमने 0 कर दिया ना, अब थीटा 2 0 किया तो ये टर्म 0 होगी, साइन 0 0 होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा
m1v1 साइन थीटा 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब m और v नीचे भेज दो, साइन थीटा 1 क्या आ गया, 0 आ गया। यहां से भाई थीटा 1 भी क्या आ गया, 0 ही आ गया। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे मास तो 0 हो नहीं सकता, तो यहां से थीटा 1 भी 0 आ गया। क्या पता लगा कि भाई हेड ऑन होगी तो दोनों ही सीधा जाएंगे, थीटा 2 भी 0 होगा, थीटा 1 भी 0 होगा, थीटा 2 भी 0 और थीटा 1 भी 0। उस काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को तो क्या फर्क पड़ना है, वो तो वही की वही रहेगी। तो हेड ऑन कोलिजन में टक्कर खाने के बाद सीधे जाने हैं दोनों, थीटा 1 भी 0, थीटा 2 भी 0। ग्लांसिंग कोलिजन में थीटा 2 90 डिग्री, यानी दूसरा वाला पार्टिकल 92 डिग्री पे जाएगा, पक्का एग्रेंटेड है। अब लास्ट तीसरा केस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा, वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रूव करने के लिए थर्ड वाला ही आता है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करवाऊंगा, ध्यान से देखना, मैंने बोला वेक्टर प्रोडक्ट का अच्छा यूज करवाया जाएगा। थर्ड केस है कि हुई तो 2 डायमेंशनल कोलिजन है, लेकिन बेटा मासेस सेम है, हमें नहीं पता कौन जाएगा, कितने एंगल पे जाएगा। 2 डायमेंशनल कोलिजन डिस्कस कर रहे हैं। m1 इक्वल टू m2 है, ग्लांसिंग नहीं, हेड ऑन नहीं। हमें गिवन में क्या है, इस बार स्पेशलिटी क्या दी है, थर्ड केस, कि m1 और m2 आपस में क्या है, इक्वल है, m मान लो। ओके, m1 m2 सेम है, मान लेते हैं किसके इक्वल है, m है। अब देखते हैं हमारी ये इक्वेशन, ये स्पेशल केस हो गया, अब उससे हमारी इक्वेशन रिड्यूस होंगी और सॉल्व होने की ओर बढ़ेगी, कुछ रिजल्ट निकलेंगे। अब इक्वेशन रिड्यूस क्या होती है चेक करना जरा। अगर हम इक्वेशंस को चेक करते हैं, पहली इक्वेशन क्या बन जाती है यार, m m m सेम कर दिए, इससे क्या हो गया, ये कट गए, m m m कट जाएंगे ना। पहली इक्वेशन क्या बनेगी, u1 इज इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, v1 sin थीटा 1 इक्वल टू v2 sin थीटा 2। चेक कर सकते हो, mm कट गए, मैंने दूसरी तरफ भेज दिया। और बेटा तीसरी इक्वेशन यानी काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन जो है, काइनेटिक एनर्जी असल में मुझे यूज उसका करना है, इसका यूज भी नहीं होना ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी वाली जो इक्वेशन है, इसका देखो क्या बनेगा, m m m कट गए, बचा क्या, u2 इक्वल टू v2 स्क्वायर प्लस, गलत लिखा हुआ है कुछ, m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 v इक्वल टू m1 हाफ 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 कटे थे, तो भैया ये बचा था m1 u1, क्या लिखते हो, m1 u1 का स्क्वायर इक्वल टू m1 v2, क्या लिख दिया यार, m1 v1 का स्क्वायर, और ये था m2 v2 का स्क्वायर। ओके, m1 u1 स्क्वायर, इसी को बनाया था ना, हाफ 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 कटे थे, m1 u1 स्क्वायर, m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर, ये बनी थी भाई, क्या लिख दिया था हमने। अब m m m कट गए, तो काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन क्या बनेगी, u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना, मैंने बोला अब जो भी रिजल्ट निकालना है ना, मैंने ये काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से ही निकालना है। ओके जी, अब यहां तक पहुंच गए। अब थोड़ा सा एक पॉइंट लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो याद करवा दूं तुम्हें। एक डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, याद करवाते हैं। यहां पर बेटा एक डॉट प्रोडक्ट के कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी हमें। डॉट प्रोडक्ट देखो पहले, याद करो, ये तो है ही है, ये साइड पे लिखना थोड़ा सा, कि याद करो बेटा जी, कहीं लिखा हो a डॉट बी, तो उसको क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, पता है आपको, डॉट प्रोडक्ट अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो a डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर मैं, ध्यान से सुनना,
अगर लिख दूं A डॉट A, अब यार दोनों A हैं तो A और A के बीच में तो एंगल जीरो ही आएगा ना, ये भी A है और दूसरा भी क्या है, A ही है भाई, मैग्नीट्यूड में भी सेम है, डायरेक्शन में भी सेम है, दोनों सेम तो हैं। तो यानी सेम चीजों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, सेम चीजों का, सेम क्वांटिटीज का जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये बनेगा पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, पहला दूसरा इनटू कॉस ऑफ 0 डिग्री बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि सेम ही है, सेम ही डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल कितना आएगा 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ये बन गया a इंटू ए यानी a स्क्वायर। याद रखना a डॉट ए इज इक्वल टू a स्क्वायर, याद रखना a डॉट ए, दो सेम क्वांटिटीज का, दो सेम वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो वो a स्क्वायर आ जाएगा b डॉट बी स्क्वायर, c डॉट सी स्क्वायर, u डॉट यू स्क्वायर, v डॉट वी स्क्वायर। तो सेम क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो बस उनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा आपको पता ही है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे बेटा 90 डिग्री पे होंगे, जैसे ये 0 डिग्री पे थे तो ये सिचुएशन आ गई। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हों, जैसे एक a है और ये b है, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हों तो a भी cos 90 आएगा भाई, cos 90 जीरो होता है, आंसर जीरो आ जाएगा। मतलब अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, और अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो दैट मीन्स वो 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री पे है तो इसका मतलब उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, वाइस वर्सा लगेगा। तो इस चीज का हम यूज यहां पर करेंगे। कौन सा केस चल रहा है, मासेस सेम है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन वैसे मैंने रिड्यूस करवा दी, ज्यादा उसका यूज नहीं होगा। कहां पे पहुंचे हम, सेकंड इक्वेशन पे पहुंचे। सेकंड इक्वेशन है u1 स्क्वायर, सॉरी थर्ड इक्वेशन को हमने रिड्यूस करके यहां तक आ गया। डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा, ये उसमें लिखना नहीं है तुमने, लिखना तो अब जो मैं इसके बाद अगला स्टेप वही करूंगा, लेकिन इसको मैंने लिखवा दिया कि डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट्स कुछ ऐसे होते हैं, इन चीजों को हम अब मिटा देते हैं। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन को रिड्यूस करके ये आया हुआ है, सेकेंड को रिड्यूस करके ये आया हुआ है, ये थर्ड को रिड्यूस करके आया हुआ है। एक और चीज हम यहां पे कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट का यूज तो करना ही करना है। एक और चीज बेटा, अगर मैं ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फिर से लगाऊं, जरूरत पड़ेगी भाई इसकी। ये तो बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम थे ही, लेकिन अलग अलग थे, ओवरऑल लगा दो भाई। तो पहले क्या था m1u1, बाद में क्या है m1v1 प्लस m2v2। अब इसको रिजॉल्व नहीं किया बेटा तो पूरी वेक्टर वाली चीज लिख देता हूं, रिजॉल्व नहीं किया पूरी वेक्टर वाली चीज लिख देता हूं, और ये भी पूरी वेक्टर वाली चीज लिख देता हूं। बात को समझो, अगर तो रिजॉल्व कर दिया हुआ है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ना। अब v1 और v2 सेम डायरेक्शन में नहीं है ना, सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए वेक्टर्स के साथ यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका वेक्टर सम हो रहा है। ओके जी, तो ये इनिशियल मोमेंटम था ओवरऑल m1u1, ये फाइनल मोमेंटम है दोनों का मिलकर m1v1 प्लस m2v2। अब मासेस अपने क्या चल रहे हैं, इस केस में सेम चल रहे हैं, तो यहां से u1 इक्वल टू v1 प्लस v2 आएगा। बात को समझना, ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है। ओके, तो अपने पास तीन इक्वेशन थी ही, पहली को रिड्यूस करोगे ये बनेगा, दूसरी को रिड्यूस करोगे ये बनेगा, इनका कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, एक हमें इसका फायदा मिलने वाला है। ओके, फोर्थ इक्वेशन बन गई ये, और एक बेटा ये नई भी बनानी पड़ेगी ओवरऑल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाकर। अब बेटा सिचुएशन तुम्हारे पास आ गई है, इक्वेशन आ गई, अब जो डॉट प्रोडक्ट कराया था ना उसका यूज करवाते हैं। अब मेरे पास अगर मैं u1 डॉट u1 करूं, यार सेम ही चीजों का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो u1 की जगह मैंने v1 प्लस v2 कैलकुलेट करवाया था ना, अब इसका यूज करवाना है। यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, और यहां पे फिर से क्या लिख देता हूं,
v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। थोड़ा ध्यान से सुनना, अब इसको खोलना है तुमने, ब्रैकेट खोलनी है। अब ब्रैकेट खोली तुमने तो ये तो दो चीजों का सेम क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट है ना, याद करो अभी बताया था। a डॉट ए स्क्वायर है, b डॉट बी स्क्वायर है, भैया u डॉट यू स्क्वायर होगा तो u1 डॉट u1 स्क्वायर होगा, तो ये u1 स्क्वायर हो गया। चलो बहुत बढ़िया हो गया। अब इसको खोलो, ये इसके साथ गया तो ये बना v1 डॉट v1 प्लस ये इसके साथ मिला तो ये बना v1 डॉट v2, ये इसके साथ मिला तो ये बना v2 डॉट v1, और भाई ये जब इसके साथ मिला तो ये बना v2 डॉट v2। अभी हाँ जी बेटा, तो ये लिखने के बाद खोल लो इसको, जितना खोल सकते हो भाई। ये तो आ चुका है तुम्हारा u1 का स्क्वायर, भाई v1 डॉट v1 स्क्वायर, इसको तुम क्या लिख सकते हो, v1 डॉट v2 को लिख सकते हो v1 v2 कॉस थीटा, इसको लिख सकते हो v2 v1 कॉस थीटा। ये अगर भाई v1 डॉट v1 स्क्वायर है तो v2 डॉट v2 स्क्वायर आ जाएगा, आ गया। अब यहां से रिजल्ट क्या बनता है, u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ओके, इसको पहले लिख दिया, प्लस ये बन गया 2 बार v1 v2 cos थीटा, 2 v1 v2 cos थीटा बन गया। ओके जी, अब 2 v1 v2 क्योंकि सेम ही होता है ना बेटा, यहां से देखो अब u, अच्छा यहां पर जो थीटा है बेटा जी, इट इज एंगल बिटवीन v1 एंड v2। देखो इसको खोला ना तुमने, v1 v2 खोला तो v1 v2 cos थीटा बना, इट इज एंगल बिटवीन v1 एंड v2। अपनी जो पुरानी फिगर थी उसके हिसाब से ये बेटा जी v1 जाता था, ये कोलिजन के बाद v2 गया, हमने इसको θ1 मान रखा था, इसको θ2 मान रखा था। ये बेटा यहां पे अब जो थीटा है ना, थीटा ये टोटल एंगल है v1 और v2 के बीच का। ओके, तो यहां से v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इस इक्वेशन से किसके इक्वल है, u1 स्क्वायर के इक्वल है। भाई u1 स्क्वायर un स्क्वायर कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा चेक कर लो, यहां पे पुट करोगे u1 स्क्वायर हो गया, वो कट गया, डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 v1 v2 cos थीटा। भाई यहां से cos थीटा 2 v1 v2 cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया है, cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा 0 का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब कोलिजन के बाद v1 और v2 के बीच में एंगल 90 डिग्री है। भाई v1 और v2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर मूव करेंगे, यानी टक्कर लगने के बाद दोनों के बीच में एंगल क्या आना चाहिए, 90 डिग्री। ये जो टोटल एंगल आएगा ना, जितने मर्जी एंगल पे जाएं, 45 पे जाएं, 60-30 पे जाएं, जो मर्जी हो, लेकिन टोटल एंगल इनके बीच का क्या रहेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये जो लास्ट केस है ना भाई, ये अलग से प्रूव करने के आता है कि शो करके दिखाओ कि जी इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन, सॉरी 2 डायमेंशन अगर हो रही हैं और दोनों के मासेस सेम है, तो एंगल बिटवीन द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन विल बी 90 डिग्री। तो ये प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। देख लो कैसे कैसे प्रूव किया है। हमें 3 इक्वेशन बनी हुई थी, एक चौथी इक्वेशन की जरूर यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे 4th इक्वेशन भी बनाओगे, कहाँ से, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो 3 आपके पास बनी हुई थी, पहली दूसरी का कोई यूज नहीं होना। अगर m1 m2 लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी वाली का यूज करो, एक चौथी इक्वेशन बनाओ। बाकी तुम्हें बता ही दिया बेटा कैसे कैसे इसको कर लेना है। तो 3 केस डिस्कस करने हैं बेटा इसमें। एक तो तुम्हें इक्वेशन बनानी आई, दूसरा पहला अगर ग्लांसिंग कोलिजन होगी, ग्लांसिंग कोलिजन का रिजल्ट क्या था कि पहला वाला पार्टिकल तो सीधा ही निकल जाएगा, दूसरा वाला बिल्कुल 90 डिग्री पे जाने की कोशिश करेगा। खैर उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वो गेन नहीं कर पाएगा, ऑलमोस्ट 0 रहेगी। ओके जी। दूसरे केस में क्या किया था, हेड ऑन। हेड ऑन में तो बोला था फिर दोनों सीधे निकल लेंगे। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस क्या था, अगर मासेस दोनों के क्या हो, सेम हो, तो उससे क्या होगा,
कि आफ्टर कोलिजन दे विल मूव एट 90 डिग्री विद ईच अदर, यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, यानी जो θ1 प्लस θ2 है वो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 90 डिग्री के इक्वल आएगी। तो करो भाई नोट इसको।